ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको पढ़ाना है हीमोडायनामिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन्फेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्टोलॉजी भी आपको आनी चाहिए और ओवरऑल भी यहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि जब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन है सिंपली, तो उसका क्या मतलब है। हम सबको पता है जब भी किसी एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई या वेस्कुलर सप्लाई, जाहिर है ब्लड आपको पता है न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, तो जब भी किसी ऑर्गन की तरफ ये ब्लड सप्लाई अक्लूडेड हो जाती है तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब ब्लड सप्लाई इनिशियली नहीं जाती तो क्या शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन के लॉस की वजह से हाइपोक्सिया, और अगर फिर भी रिवर्स ना किया जाए या ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंचेगी तो वी ऑल नो कि वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, इस्कीमिया। सो जब हमारे पास टिश्यू इस्कीमिया स्टार्ट होता है तो इस इस्कीमिया के लेवल को हम क्या बोलते हैं, जब डेथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको पता है इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन या ब्रेन के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल इन्फेक्शन। यूएस के अंदर कहता है कि तकरीबन 40% डेथ जो कि कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज की वजह से हो रही हैं, उन कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज में सबसे ज्यादा कॉमन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सेरिब्रल इन्फेक्शन ही है। और इन्फेक्शन से क्या मुराद है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं थी, हाइपोक्सिया डेवलप हुआ और फिर इस्कीमिया और सेल डेथ स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। उसके अलावा हार्ट के और ब्रेन के अलावा हमारे पास और भी होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। बाउल इन्फेक्शन भी होता है, यानी बाउल की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये भी काफी ज्यादा फेटल साबित होता है। इसके अलावा लेग्स वगैरह की भी इन्फेक्शन या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, जिसकी एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं, और ज्यादा कॉमन होती है वो डायबिटिक पेशेंट में। अब अगर हम इसके कॉजेस की बात करेंगे तो कॉजेस इसके बहुत जनरल नॉलेज टाइप हैं, ये आपको पहले से भी पता होंगे। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, जाहिर है अगर ये हमारा हार्ट है और ऐसा नहीं होता पता नहीं मेरी ड्राइंग कैसी, ये हमारा हार्ट है और इसको सप्लाई कर रही है कोई आर्टरी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो आर्टरी अक्लूड हो जाएगी तो ये सबसे मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि जब आपके पास आर्टीरियल अक्लूजन होगी। ठीक है, क्या होगी, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है, अक्लूजन है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज है इन्फेक्शन का या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई का। ठीक है, कोई थ्रोम्बस हो गया या उसके अलावा एम्बोलिस था, ठीक है, एम्बोलिस था, तो वो भी कर सकता है। लेस कॉमन कॉजेस में वो कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि आप लोगों की जब आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि या तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस था, एम्बोलिस था और उसने आर्टरी को नैरो कर दिया और ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो गई, या समटाइम्स कुछ लोगों में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वेजोस्पैज्म आ जाता है और इस वेजोस्पैज्म की वजह से आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है, सो लेस कॉमन कॉजेस के अंदर हमारे पास क्या भी आ सकता है वेजोस्पैज्म भी आ सकता है। ठीक है, सो लेस कॉमन कॉजेस के अंदर एक बात कर रही हूँ कि क्या आ सकता है, वेजोस्पैज्म आ सकता है। इसके अलावा कोई भी इंट्राप्लैक हैमरेज हुआ, यानी वैसे अंदर फट गई और खून जमा हो गया और उस खून जमा होने की वजह से वहां पे क्लॉटिंग सी हो गई है, अरिथ्रोमा सा बन गया है, ये भी हो सकता है। या फिर कोई ट्यूमरस ग्रोथ है और वो ट्यूमर आपकी ब्लड वेसल को कॉम्प्रेस कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एओर्टिक एन्यूरिज्म या एडीमा जो है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है वेसल की क्लूजन की तरफ और ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करता है। इसके अलावा कहते हैं समटाइम आपकी वेसल जो है वो ट्विस्टिंग हो जाती है। उसकी ट्विस्टिंग आपको पता है, हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है टेस्टिकुलर टॉर्जन के दौरान। ठीक है, टेस्टिकुलर टॉर्जन के दौरान क्या होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी क्लूड हो जाती है और उसकी वजह से भी नेक्रोसिस और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन हम थ्रू आउट द बॉडी बात कर रहे हैं ना, ज्यादा कॉमन ये हार्ट में है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे स्पेशल कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल बात करें, मोस्ट कॉमन हार्ट के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, पल्मोनरी भी हो सकता है। कॉजेस क्या है, थ्रोम्बस बना हुआ है, एम्बोलिस है, कोई वेजोस्पैज्म है, कोई ट्यूमर है उसको सप्रेस कर रहा है, या वेसल की ट्विचिंग टॉर्जन हुई हुई है तो ये भी उसको कॉज कर सकती है, या फिर आपकी वेसल जो है वो ट्रोमेटिक तौर के ऊपर रप्चर हो गई। उसके अलावा वीनस कंजेशन एंड वीनस थ्रोम्बोसिस भी कॉज करती है, लेकिन वीनस कंजेशन और वीनस थ्रोम्बोसिस जो है वो इतनी ज्यादा कॉमन कॉजेस में नहीं आती। ठीक है जी, अब यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इन्फेक्शन क्या होता है और इसकी फर्दर जो है कॉजेस क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है कि इस इन्फेक्शन को क्लासिफाई भी किया हुआ है। क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि इसका कलर क्या है और इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह से है, या माइक्रोबियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम किसकी बेस पे करते हैं, कलर की बेस पे भी और माइक्रोबियल इन्फेक्शन की बेस पे भी, इन्फेक्शन की बेस पे। अब हम कलर की बात करेंगे तो रेड इन्फेक्ट भी हो सकता है, रेड कलर का इन्फेक्शन नजर आएगा। अभी हम बात करेंगे कि यूजुअली जो है ये वेज शेप होता है तकरीबन, ठीक है, इस तरह से वेज शेप होता है, तो रेड कलर का भी हो सकता है और स्पेशली रेड कलर का वहां पे होता है जिन एरियाज को डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है। अब सोचो डुअल ब्लड सप्लाई कहाँ होती है, हार्ट के पास भी होती है, हाँ लंग्स के पास भी होती है। ठीक है, सो वो एरियाज जिनके पास डुअल ब्लड सप्लाई होती है वहां पे ज्यादातर रेड इन्फेक्ट्स बनते हैं। उसके अलावा व्हाइट इन्फेक्ट्स भी बन सकते हैं। व्हाइट इन्फेक्ट्स उन एरियाज में बनने हैं जहां पे जैसे आपकी किडनी हो गई, स्प्लीन हो गई, आर्टीरियल एंड सप्लाई हो रही और वो आर्टरी किसी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाए तो इतनी ज्यादा वहां पे रेडनेस या रिथ्रीमा या ब्लड की एक्यूमुलेशन नजर नहीं आती। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेप्टिक इन्फेक्शन, जो कि जाहिर है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हुए हों या ब्लैंड इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे रेड इन्फेक्ट्स की, तो ये जो रेड इन्फेक्शन है
ये क्यों होते हैं, इनके क्या कॉजेज हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो सकते हैं वेसल की ओक्लूजन की वजह से, जाहिर है हमें पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन टिश्यूज में जैसे लूज टिश्यूज हो गए जहां पे डुअल ब्लड सप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल लंग्स हो गई, हार्ट हो गई, तो उन वहां पे ये जरा ज्यादा कॉमन है ऐसी टिश्यू, जाहिर है जहां पे ब्लड डुअल सप्लाई है, ठीक है। देन वो कह रहा है कि कोई ऐसा टिश्यू जो प्रीवियसली कंजेस्टेड था, ठीक है, प्रीवियसली उसमें कंजेस्शन थी लॉस ऑफ टोन की वजह से, या वट एवर द रीजन वॉज, हम कंजेस्शन और हाइपरीमिया को शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे मैं नहीं करूंगी। कंजेस्शन है अगर टिश्यू के अंदर प्रीवियसली, तो वहां पे भी ये डेवलप हो सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ था उस एरिया में, ठीक है, और स्कारिंग वगैरह हो गई और मामला सारा सेट हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से, ठीक है, दोबारा से उस एरिया की तरफ जब ब्लड सप्लाई लाइक दोबारा वापस आती है, तो फिर वो वहां पे फर्दर रेड कलर के इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात हम करें अगर व्हाइट इन्फेक्स की, तो ये सारी वही रीजन, ये वही बातें बता रही हूँ जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। व्हाइट इन्फेक्स जो है वो यूजुअली आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से होते हैं, रेड इन्फेक्ट वीनस कंजेशन की वजह से या वीनस ओक्लूजन की वजह से ज्यादा कॉमन है, जबकि रेड इन्फेक्ट जो है आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से होते हैं, ठीक है। स्पेशली तब जब एक एंड आर्टीरियल आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए, जैसे कि स्प्लीन की तरफ और किडनी की तरफ, ठीक है, स्प्लीन की तरफ और किडनी की तरफ। सो स्प्लीन एंड किडनी में व्हाइट इन्फेक्ट ज्यादा कॉमन है, जबकि हार्ट में, लंग में और ब्रेन के अंदर रेड इन्फेक्ट जो है वो ज्यादा कॉमन है। सो एंड आर्टीरियल की ओक्लूजन की वजह से, या फिर हमारे पास जो पेटेंट वेस्कुलर बेड्स होते हैं ड्यू टू सम टाइम टिश्यू की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो कंजेस्ट हो जाते हैं, क्लूड हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी व्हाइट कलर के इन्फेक्ट जो है वो हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी इनकी मॉर्फोलॉजी की, और मॉर्फोलॉजी ही इनकी इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है कि ज्यादातर जो इन्फेक्ट होते हैं ना ये वेज शेप होते हैं, ठीक है। तकरीबन ये क्या होते हैं हमारे पास, वेज शेप होते हैं, पता नहीं वेज ऐसी होती है कि नहीं, लेकिन ये वेज शेप होते हैं। और वेज शेप में आपको इनकी एक एपेक्स मिलती है और एक इनकी क्या मिलती है, बेस मिलती है। इनकी एपेक्स हमेशा डायरेक्ट हुई होती है अक्लूडेड वेसल की तरफ, ठीक है। जो वेसल की अक्लूजन है, यानी ये वेसल है और यहाँ पे अक्लूजन हुई है, तो यहाँ पे इन्फेक्ट बनेगा अक्लूडेड वेसल की तरफ, क्या होती है इसकी एपेक्स होती है, जबकि इसकी बेस उस ऑर्गन की तरफ होती है जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो बेस कहाँ पे होती है, उस सॉलिड टिश्यू की तरफ, उस ऑर्गन की तरफ जो ऑर्गन हमारे पास इफेक्ट हो रहा है। और अगर ये जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है इसकी जो सरफेस थी वो सिरोजल सरफेस हुई, तो वहां पे आपको फिब्रिनस एक्सिडुएट भी मिलेगा, ठीक है। तो बेस कहाँ पे होती है, उस ऑर्गन की तरफ या उस सरफेस की तरफ जो सफर कर रही है। और अगर वो सरफेस हमारे पास क्या हुई, वो सरफेस हमारे पास सिरोजल सरफेस हुई, तो इस सिरोजल सरफेस के अंदर हमें फिब्रीनियस एक्सिडुएट भी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, फिब्रीनियस एक्सिडुएट भी मिलेगा। साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि इसके अगर आप इन्फेक्ट के मार्जिन्स देखना चाहेंगे ना, ठीक है, इसके अगर हम क्या देखेंगे, मार्जिन्स देखेंगे, जो इसके मार्जिन्स होते हैं तो ये इनिशियली इरेगुलर होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है इनिशियली या एक्यूट केसेस में ये इरेगुलर होते हैं, और ये बता रहे हैं कि कोई और ब्लड सप्लाई भी है, ठीक है। इनिशियली ये क्या होते हैं हमारे पास, इरेगुलर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये थोड़े डिफाइन होते जाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर एक रिम डेवलप हो जाती है, हाइपरीमिया की रेड सी रिम डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो इनिशियली ये इरेगुलर होते हैं, लेकिन विद टाइम ये रेगुलर हो जाते हैं, और एक प्रॉपर जो है वो रिम डेवलप हो जाती है हाइपरीमिया की, जो कि इसको डिफाइन कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात वो ये कर रहा है, अभी आपको समझ आ गई थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी की, ये वेज शेप है, इनकी एपेक्स होती है एक्लूडेड वेसल की तरफ, इनकी बेस होती है उस ऑर्गन की तरफ जो सफर कर रहा है। अगर ये सिरोजल है तो वहां पे आपको एक फिब्रिनस एक्सिडुएट भी मिलेगा। देन हमने मार्जिन्स की बात की कि इनिशियली ये इरेगुलर होते हैं, लेकिन विद टाइम जो है ये रेगुलर और डिफाइन हो जाते हैं और हाइपरीमिक नजर आते हैं, रेडर नजर आते हैं, ठीक है। देन वो कह रहा है कि ऐसे ऑर्गन जहां पे डुअल ब्लड सप्लाई नहीं है, जैसे कि किडनी हो गई, जैसे कि स्प्लीन हो गया, जहां पे डुअल ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां पे जो इन्फेक्शंस बनेंगे वो पेलर होते हैं, ठीक है, और शार्पली डिफाइन होते हैं। एक तो क्या होते हैं, काफी ज्यादा पेलर पीले से पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और शार्पली डिफाइन होते हैं, वही जो हम रेड इन्फेक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे एरियाज जहां पे डुअल सप्लाई है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, जैसे हमारे पास लंग्स हो गई, पल्मोनरी आर्टरी भी होती है और ब्रोंकियल आर्टरी भी, तो वहां पे ये जो इन्फेक्शन बनने हैं ये काफी ज्यादा रेड होते हैं और हेमरेजिक होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम इनको रेड इन्फेक्ट कहते हैं। डुअल सप्लाई वाले एरियाज में आपने याद रखना है हेमरेजिक रेड इन्फेक्ट्स बनते हैं। देन वो बात कर रहा है कि यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है, जाहिर है हेमरेजिक होते हैं ये, तो हो सकता है WBC RBCs जो हैं वो एक्स्ट्रा विसेट हो। RBCs अगर बाहर निकलेंगे भी तो उनको कौन खा जाएगा, मैक्रोफेजेस खा जाएंगी, और मैक्रोफेजेस की खाने के बाद जो भी हमारे पास रिलीज होती है हीम आयरन वगैरह, वो हेमोसिड्रिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन हेमोसिड्रिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि इसकी वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी या इसकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन या इसकी वजह से वहां पे कोई कलर इम्पार्ट हो, ठीक है जी। ये बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने बात की हुई है हमारे पास इसकी हिस्टोलॉजी में वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बाकी तमाम टिश्यूज के अंदर देखें ना, तो जब इस्कीमिया होता है, ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, जब इस्कीमिया होता है और नेक्रोसिस हो जाएगी, तो नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो कहते हैं बाकी जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो नेक्रोसिस हमें मिलती है ब्लड सप्लाई की लॉस की वजह से, वो कौन सी है, पीछे पड़ी हुई है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है,
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। इनिशियली यहाँ पे ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी, इन्फ्लेमेशन को फिर ठीक करने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टिश्यूज में वो कहता है कि रिपेयरिंग जो है वो होती है और रीजनरेशन सिर्फ पेरिफेरी में होती है, जबकि स्ट्रोमल आर्किटेक्चर वैसे का वैसा एबनॉर्मल ही रहता है, वो रिपेयर नहीं होता। हाउएवर ज्यादातर जो है वो रीजनरेशन और रिपेयरिंग हो जाती है और स्कार बन जाता है, ठीक है। सो नेक्रोसिस जिस एरिया की तरफ हुई होती है वहां पे अल्टीमेटली स्कार की फॉर्मेशन बन जाती है। ये बाकी तमाम सॉलिड ऑर्गन्स में होता है एक्सेप्ट सीएनएस। सीएनएस के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होगी, अगर सीएनएस के अंदर नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी तो उसको कौन सी नेक्रोसिस कहते हैं, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। सीएनएस के अंदर कौन सी होती है, लिक्विफिकेटिव, और बाकी तमाम ऑर्गन्स के अंदर कौन सी होती है, कोएगुलेटिव होती है। देन लास्ट में उसने बात की है कि हमारे पास जो सेप्टिक इन्फार्क्ट्स हैं, सेप्टिक इन्फार्क्ट से क्या मुराद होता है, तो सेप्टिक इन्फार्क्ट्स जो हैं ये हमारे पास कार्डियल वेल्व वेजिटेशन एम्बोलिज्म की वजह से होते हैं, ठीक है। वहां पे हो सकता है जो आपकी हार्ट वेल्व्स है वहां पे कोई माइक्रोब वेल्व्स ऐसी भी नहीं होती यार, पता नहीं ड्राइंग क्यों नहीं आती, वेल्व्स जैसी भी होती है, उनके अंदर जब कोई माइक्रोब आ जाता है और वहां पे वो एम्बोलाइजेशन वगैरह कर देता है, वेल्व्स की रीगर्गिटेशन वगैरह करता है, तो वहां पे जो इन्फार्क्ट डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक इन्फार्क्ट कहते हैं, यानी जो माइक्रोब की वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इसमें एब्सेस भी बन सकती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी जरा ज्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन और नेक्रोसिस हो जाती है। अब फाइनल उसने एक चीज डिस्कस की हुई है कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फेक्शन जिनके ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो है वो डुअल सप्लाई डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी लंग्स हैं, ठीक है, और लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी भी इसको सप्लाई करिए फॉर एग्जांपल, और ब्रोंकियल आर्टरी भी, तो जाहिर अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और ब्रोंकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है तो यहाँ पे तो ब्लड मिल रहा है, तो नेक्रोसिस नहीं होगी। तो वो एरियाज जिनके पास या वो वाले टिश्यूज जिनके पास डुअल ब्लड सप्लाई होती है वो इतने ज्यादा इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल नहीं होते, उनमें इतना जल्दी इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात उसने की हुई है, उसने कहा हाई सप्लाई है किसके पास है, लंग्स वगैरह के पास है, तो इनमें नहीं होता, जबकि किडनी और स्प्लीन जो है वो उनके पास सिर्फ सिंगल ब्लड सप्लाई और है भी आर्टीरियल एंड सप्लाई, तो वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। देन बात की हुई है रेट ऑफ एक्लूजन पे, कि अगर जो एक्लूजन का रेट है वो काफी स्लो है, ठीक है, यानी पहले इतनी सी वेसल बनी, ठीक है, काफी टाइम के बाद दोबारा यहाँ पे कोई इंजरी हुई, बार बार स्कारिंग हुई, तो फिर इतनी एक्लूजन हुई, फिर इतनी एक्लूजन हुई, फिर इतनी, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्लूजन हो रही है, तो ये अपने लिए बंदोबस्त कर लेता है, ये कोलेटरल सप्लाई जो है वो डेवलप कर लेगा, और अगर एक्लूजन यहाँ पे सारी हो भी जाएगी तो ब्लड यहाँ से गुजर के आगे जाना शुरू कर देगा। तो अगर रेट ऑफ एक्लूजन स्लो है तो ये भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। थर्ड चीज जो लास्ट चीज है यहाँ पे वो ये कि टिश्यूज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा वल्नरेबल है हाइपोक्सिया के लिए, ठीक है, टिश्यूज पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे टिश्यूज जैसे ब्रेन है, अगर उनको 3 से 4 मिनट के लिए ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो जाहिर है उन न्यूरॉन्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। 20 से 30 मिनट लगते हैं कार्डियक सेल्स को, और 2 से 3 घंटे अगर ब्लड नहीं जाएगा तो फिर स्केलेटल मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो हाइपोक्सिया की ससेप्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कितनी देर में उनकी डेथ होनी है, ठीक है। तो बात समझ आ गई है, क्या क्या बात की हमने। इन्फेक्शन कब होता है, जब ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। कॉजेज भी इसके बाद की, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, कंजेशन हो सकती है, स्पैज्म हो सकता है। क्लासिफिकेशन में रेड एंड वाइट इन्फार्क्ट्स होते हैं, रेड ज्यादा वहां कॉमन है जहां पे डुअल सप्लाई होगी। उसके बाद हमने कहा वेज शेप है, एपेक्स है, बेस है, उसके बाद इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। और ये 3 फैक्टर्स जरा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना कि ये इन्फेक्शन इनके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है जी।